सो हेलो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विद विजय। जैसा कि हम लोगों ने फार्माकोलॉजी सीरीज़ को मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से कवर करा दिया गया है। सो आज का जो हमारा सेशन होगा लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ कॉल्ड है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी को ही हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो कल मैंने बेसिकली जो बात किया था मैंने कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एस्पेक्ट के यूज़ कैसे होते हैं, एज वेल एज हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में कुछ टर्म्स को समझा दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2 एंड दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। सो आज हम लोग फार्माकोलॉजी में कुछ आगे टर्म्स को पढ़ेंगे। पहले मैं छोटे छोटे टर्म्स को क्लियर करा देता हूँ, देन आफ्टर जैसे जैसे हमारी लेक्चर्स आगे बढ़ती जाएगी आई एम मेकिंग अ डैम श्योर गारंटी कि आपको जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली है कि कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। बशर्ते कुछ जगह पे जहाँ पे ड्रग को याद करना होगा तो उसके लिए एज इट इज़ आपको याद तो करने ही होंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा मैं जहाँ पे शॉर्टकट मेथड दे सकता हूँ, ट्रिक्स दे सकता हूँ, जहाँ पे याद करने के लिए आपको आसानी हो सकता है, तो वहाँ पे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूँ ताकि आप आसानी से उसे याद कर सकें। बट कहीं कहीं पे जहाँ पे लगेगा कि नहीं आपको याद करना ही पड़ेगा, देन आफ्टर प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना कोशिश करेंगे और फार्माकोलॉजी को हम दोनों मिल के इस सीरीज़ को और इस सेशन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लोग। पिछले सेशन में जो हमारा टॉपिक छूटा था दैट इज़ कॉल्ड कीमोथेरेपी। आज इस लेक्चर नंबर 2 में हम कीमोथेरेपी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप सो आप लोग लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से देख के आए होंगे, और अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, पहले आप उसे अच्छे तरीके से देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे आप आएँ। अगर आप लेक्चर्स को स्टार्टिंग से कंप्लीट करते चलोगे ना तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप देखना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कि जब मैं ये टॉपिक को कवर करा रहा हूँ ना तो सारा का सारा एक एक पॉइंट्स को मैं डिटेल से करा दे रहा हूँ ताकि आगे कहीं पे आपको प्रॉब्लम ना फंसे। स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी टॉपिक को। तो कीमोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली में कीमोथेरेपी होते क्या है। तो कीमोथेरेपी आपने कई बार जनरल लैंग्वेज में भी आपने कई लोगों से सुना होगा कि कीमोथेरेपी करवाना है। कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर पेशेंट में कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं वो कैंसर के जो सेल होते हैं ना वो रैपिडली डिवाइडिंग करते जाते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होते जाते हैं उस सेल का। तो वो जो अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथिंग हो रहे हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीज़न हो रहे हैं, उस अनकंट्रोल सेल डिवीज़न को चेक पॉइंट करने के लिए, रोकने के लिए वी यूज़ अ कीमोथेरेपी। ठीक है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन अभी पहले हम समझते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होते हैं और कीमोथेरेपी को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यूजेस पावरफुल ड्रग। याद रखने हैं ये कैसे ड्रग होते हैं, पावरफुल ड्रग टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल। देखिए यहीं पे लिख दिया है किल ऑल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल। जो कैंसर सेल रैपिडली डिवाइडिंग कर रहे हैं वो सेल को या तो इनहिबिट कर देंगे ताकि फर्दर ग्रोथ ना हो, या तो वो सेल को किल करने की कोशिश करेंगे कीमोथेरेपी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पावरफुल ड्रग होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन ट्रीटमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैंसर and can be used alone or in combination with other treatments such as surgery, radiation therapy and immunotherapy। तो कीमोथेरेपी का और भी बहुत जगह यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि कीमोथेरेपी सिर्फ हम अकेले एक ऐसा ड्रग है जो पेशेंट पे यूज़ करें। कीमोथेरेपी के साथ साथ कुछ अदर जो हैं ड्रग्स जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कीमोथेरेपी का हम सर्जरी में भी यूज़ करते हैं और रेडिएशन थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, इम्यूनोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी का एज सच एक इतना आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्क है, ये भी आपको याद रखना है। की एस्पेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी इंक्लूड्स क्या क्या है। तो पहला है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आखिर कीमोथेरेपी ड्रग काम कैसे करते हैं।
आप ये जानते हो कि कीमोथेरेपी ड्रग ऐसे होते हैं कि बेसिकली वो हाईली पावरफुल ड्रग होते हैं जो कि कैंसरस सेल को या तो किल करेंगे या तो उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। एक्चुअली में जब आप सेल डिवीज़न सेल साइकिल पढ़े होगे तो वहाँ पे देखना माइटोसिस और मियोसिस जैसी चीज़ होती थी। माइटोसिस में क्या होता था कि जैसे ही एम फेज़ की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि अगर आप देखें इंटरफेज़ के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एस फेज़ आते थे, इंटरफेज़ में ही एस फेज़ आते थे कहीं ना कहीं। अगर आप इंटरफेज़ को देखोगे तो इंटरफेज़ में, एक मिनट मैं फिगर आपको बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक मिनट, हाँ मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको पहले मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं ठीक है, ज़रा आप समझिएगा कि एक हमारा इंटरफेस होता था और एक हमारा एम फेज़ होता था। एम फेज़ को ही हम लोग माइटोटिक फेज़ कहते थे। ये दोनों जो है कहीं ना कहीं फेज़ किस में आते हैं, जब कोई सेल माइटोसिस या फिर मियोसिस करते हैं। और ये दोनों है क्या, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीज़न। क्या है, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न दो टाइप के थे, कौन कौन से, एक तो आपके माइटोसिस हो जाएंगे और एक हमारे मियोसिस हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, आपको याद रखना कि उसमें दो फेज़ होते हैं। और वो दो फेज़ कौन कौन से होते हैं, एक इंटरफेज़ होते हैं और दूसरा एम फेज़ होते हैं। इंटरफेज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो होते हैं G1 फेज़, जिसको ग्रोथ 1 फेज़ कहते हैं। दूसरी बात करता हूँ तो एम फेज़ होते हैं। और तीसरी बात करूँ तो मैं G2 फेज़ होते हैं। और G2 फेज़ के बाद फिर कौन सा फेज़ आ जाएगा, एम फेज़ आ जाएगा। और एम फेज़ के भी फर्दर टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है प्रोफेज़, उसके बाद है आपका एनाफेज़, मेटाफेज़ एंड लास्ट है हमारा टीलोफेज़। तो ये टोटल 4 है। तो आपको याद रखना है कि चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दिस ऑल आर सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न के दो टाइप्स, मतलब सेल डिवीज़न हमारे बॉडी में दो तरीके से करते हैं, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ सेल डिवीज़न की, तो उसके दो फेज़ होते हैं, एक तो इंटरफेज़ हो गया और दूसरा हो गया हमारा एम फेज़ हो गया। ठीक है, तो इंटरफेज़ जो होते हैं वो फर्दर G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़ होते हैं। एस फेज़ में डीएनए डुप्लीकेट करते हैं। डीएनए डुप्लीकेट करने का मतलब है कि एक से डबल डीएनए हो जाएगा। तो जब कीमोथेरेपी का यूज़ हम किसी पेशेंट पे करते हैं तो वो कीमोथेरेपी ड्रग क्या करता है कि वो एस फेज़ को ब्लॉक कर देता है। तो ज़रा सोचो कि जो कैंसरस सेल में एस फेज़ हो रहे थे बहुत रेपिडली, जिसके कारण से डीएनए कंटेंट बार बार मल्टीप्लाई कर रहा था तेज़ी से, तो जैसे ही हम कीमोथेरेपी ड्रग यूज़ करेंगे तो वो कीमोथेरेपी क्या करेगा, कैंसरस सेल के एस फेज़ में जाके जहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट कर रहा था उसको वो चेक पॉइंट कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डीएनए कंटेंट अब डबल नहीं होगा, तो मतलब जितना ग्रोथ हुआ था उतना ग्रोथ होके या तो वो रुक जाएगा या तो कीमोथेरेपी उसको फर्दर किल कर देगा। क्या बात समझ में आया ड्रग का? तो याद रखना कीमोथेरेपी ड्रग का बेसिकली ये यूज़ होता है कि जो सेल साइकिल होते हैं, सेल साइकिल में जो एस फेज़ होते हैं जो कि इंटरफेज़ का पार्ट है, उस एस फेज़ में जो डीएनए कंटेंट डबल हो रहे हैं बार बार, उसको क्या करते हैं, वो कंट्रोल कर देते हैं, जिसके कारण फर्दर ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल रुक जाते हैं। आई होप सो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये पावरफुल ड्रग था। ठीक है, तो आप समझिएगा आगे। हाँ,
यहाँ पे थे हम लोग, दैट इज कॉल्ड, हाँ। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, समझिएगा ज़रा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है, कीमोथेरेपी ड्रग्स वर्क बाय टारगेटिंग रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं सेल्स ना, उसको वो टारगेट करेंगे। दे इंटरफेयर विथ सेल डिवीजन प्रोसेस सच एज डीएनए रिप्लिकेशन और माइटोसिस। मैंने बता दिया आपको कि इंटरफेज में जो एस फेज थे उसमें क्या हो रहे थे कि डीएनए कंटेंट डबल हो रहे थे, तो वहां पे जाके इंटरफेयर करेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि डीएनए कंटेंट बार बार डबल नहीं होगा। तो जब डीएनए कंटेंट बार बार डबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल साइकिल का ग्रोथ रुक जाएगा, लीडिंग टू सेल डेथ या तो प्रिवेंशन ऑफ सेल फ्रॉम प्रोलिफरेशन, तो सेल आगे प्रोलिफरेट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग। कीमोथेरेपी ड्रग के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि पहला है अल्काइलेटिंग एजेंट। नाम से पता चल रहा है कि अल्काइल ग्रुप वाले ड्रग इसमें यूज किए जाते होंगे कीमोथेरेपी में। दूसरे हमारा है एंटी मेटाबोलाइट्स। तीसरा है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। चौथा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पांचवा। तो तीसरा है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, चौथा है टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स। क्या है? टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर। तो टोपोआइसोमेरेज एक एंजाइम होता है जिसको ये रोक देता है। कौन? कीमोथेरेपी ड्रग। तो टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर इट इज अ टाइप ऑफ अ कीमोथेरेपी ड्रग, ठीक है। उसके बाद लास्ट है माइटोटिक इनहिबिटर। तो जाहिर सी बात है माइटोसिस को ही वो रोक देगा। तो कीमोथेरेपी आपको समझ में आ गया। तो पहले समझते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग में पहला जो है अल्काइलेटिंग एजेंट। तो क्या कह रहा है, दिस ड्रग डैमेजेस द डीएनए ऑफ कैंसर सेल। तो क्या करेगा ये? डैमेज द डीएनए ऑफ कैंसर सेल को डैमेज कर देगा। तो अल्काइलेटिंग एजेंट में कौन कौन से ड्रग के ग्रुप्स आते हैं तो याद रखना है आपको, साइक्लोफॉस्फामाइड, दूसरा है सिस्प्लास्टिन। तो ये दो ड्रग हैं जो कि आपके अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आते हैं और ये क्या करते हैं कि डीएनए को ही कैंसर सेल के डीएनए को ही डायरेक्ट डैमेज कर देते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। ये क्या कह रहे हैं कि दीज मिमिक्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए और आरएनए इंटरफेयरिंग विथ सेल मेटाबॉलिज्म एंड डिवीजन। एग्जांपल्स इंक्लूड्स, इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है मिथोट्रेक्सेट, दूसरा एग्जांपल है 5-फ्लोरोयूरासिल। ये दोनों एग्जांपल आपके हो गए एंटी मेटाबोलाइट्स। मैंने साइड में येलो कलर से लिख दिए हैं, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो एंटी मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है? एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, मेटाबोलाइट्स के अगेंस्ट। तो क्या होता है इसमें, क्या बोल रहा है कि दिस मिमिक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए और आरएनए। मतलब ये क्या करता है ना कि डीएनए और आरएनए, मतलब कि कैंसरस सेल के जो डीएनए और आरएनए हैं, तो एक्चुअली में कैंसरस सेल क्या करते हैं कि आपके बॉडी में जो डीएनए कंटेंट है उसी को तो रेप्लिकेट करवाते रहता है ना, 1 से 2, 204। तो क्या करता है ना कि इसको मिमिक करवाता है। मतलब कि ये एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग ऐसे होते हैं कीमोथेरेपी, जैसे इस ड्रग को मैं कंज्यूम करता हूँ तो ये मिमिक करते हैं एज अ फॉल्स डीएनए एंड आरएनए। तो वो कैंसरस सेल को क्या लगता है कि इसके पास ये डीएनए, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि वो जो डीएनए को मल्टीप्लाई करने जा रहा है वो बेसिकली में फॉल्स डीएनए था, मिमिक, झूठा था, ठीक है। तो ये ड्रग का वैसा काम होता है, मतलब कि झूठ का डीएनए और आरएनए कंटेंट को तैयार करवा देता है, जिससे कैंसरस सेल को लगता है कि इसको डिवाइड करना, तो वो क्या करेगा, अगर उसे डिवाइड भी कर देगा तो बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचेगी। क्लियर है। तीसरा एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। तो जाहिर से नाम से पता चल रहा है कि ट्यूमर के एंटी, अगेंस्ट एंटीबायोटिक। इसमें जो ड्रग हैं आपके थर्ड वाले में, उसका नाम याद रखना है डॉक्सोरुबिसिन, एंड सेकेंड है ड्रग का नाम ब्लियोमाइसिन, ठीक है। क्या कह रहा है कि दिस इंटरफेयर्स विथ डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो जाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ही रोक लगा देता है, ठीक है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में, ठीक है।
फोर्थ नंबर है टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर, दीज इंटरफेयर विथ एंजाइम दैट हेल्प सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जाहिर सी बात है डीएनए जो होता है हमारा वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और क्वाइल्ड होते हैं, लीनियर होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि मतलब कि टोपो आइसोमेरेज एंजाइम इसलिए चाहिए होते। अच्छा रुको, मैं इसका एक फिगर बना देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक मिनट, पेज को मैं ऐड कर देता हूँ यहीं पे, वेट अ मिनट। समझिएगा, एक्चुअली में जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड होते हैं, लीनियर होते हैं, हेलिकल होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो ये देखिए आप, तो ये मैंने डीएनए को बनाया है। एक तरफ मैं अरेंज कर देता हूँ इसको 3 तो ये 5 होगा, दूसरा हमारा ये 5 होगा, तो ये हमारा 3 होगा। तो आप देख सकते हैं लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। डीएनए कैसा है, ये हमारा स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट डीएनए है। और आप देख सकते हैं कि हेलिकल भी है, कर्व्ड है और एंटी पैरेलल भी है डीएनए। मतलब कि एक तरफ अगर 3 है तो सामने 3 नहीं है, सामने 5 है, और नीचे 3 है तो सामने फिर से 5 है, तो एंटी पैरेलल है। एक ऐसे है तो दूसरा उल्टा है, एंटी पैरेलल, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये यूकैरियोटिक का डीएनए होता है। तो एक्चुअली में ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम होता है टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं। एक ये अलग हो गया, दूसरा ये डीएनए अलग हो गया। देख सकते हो ये हमारा ऊपर 5 था और ये नीचे हमारा 3 था, इधर हमारा ये 3 था और ये नीचे हमारा 5 था। तो एक्चुअली में ये टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो है ना, ये दो डबल जो स्टैंडर्ड डीएनए थे वो दोनों को क्या कर दिए, सेपरेट करने में मदद करता है। लेकिन ऐसे कीमोथेरेपी ड्रग जो क्या करेगा कि टोपो आइसोमेरेज को ही इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। तो जैसे ही टोपो आइसोमेरेज एंजाइम को रोक देगा तो जाहिर सी बात है ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है क्या सेपरेट हो पाएगा, नहीं सेपरेट हो पाएगा। और जब सेपरेट नहीं हो पाएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या नहीं हो पाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए कंटेंट डबल नहीं हो पाएगा। तो जब डीएनए कंटेंट डबल नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? तो देखो ये जो कीमोथेरेपी है और वो ड्रग का नाम क्या था, टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर। ये क्या कर देगा,
इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को, और जैसे एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे वो सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट नहीं होंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए का कंटेंट डबल नहीं होगा, एस फेज में नहीं जाएगा। क्या बात समझ में आ गया सारा चीज़? ओके, अगर ये समझ में आ गया हो आपको तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो माइटोटिक इनहिबिटर, तो क्या इसमें जो आने वाले ड्रग हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिख दिया है मैंने, पैक्लीटेक्सेल और दूसरा है विनक्रिसिस्टिन। ठीक है, तो ये 2 ड्रग हैं। तो आपको मैंने सारे ड्रग और टाइप्स ऑफ कीमो थेरेपी ड्रग्स आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझा दिया मैंने। थर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि वो मेरे बॉडी में एडमिनिस्टर इंजेक्ट कैसे करेंगे कीमोथेरेपी को, उसके बारे में क्या कह रहा है कि कीमोथेरेपी कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इन वेरियस वेज, इंक्लूडिंग ओरली, आप पिल दे के भी कर सकते हो, इंट्रावेनसली भी दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दे सकते हो, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हो। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन, दैट इज कॉल्ड द डर्मिस रीजन में, है ना। एंड टॉपिकल अप्लाइड टू द स्किन, और स्किन के सरफेस पे भी दे सकते हो, जैसे कि आप क्रीम या ऑइंटमेंट या जेली ऐसे आप लगाते हो ना, दैट इज कॉल्ड अ टॉपिकल रीजन, जो ऊपर ऊपर सतह लेयर पे लगता है। तो याद रखना जो कीमोथेरेपी है ना, कीमोथेरेपी का एडमिनिस्टर बहुत सारे रूट है, उसके एडमिनिस्टर करने के लिए उसके रूट बहुत सारे हैं। ओरली है, इंट्रावेनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, एज वेल एज टॉपिकल रीजन भी है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट, देखो क्या है इसका। Because chemotherapy targets rapidly dividing cells, it can also affect healthy cells that divide quickly, such as those in the bone cells, digestive tract, and hair follicles. Common side effect includes nausea, vomiting, hair loss, fatigue, anemia, and increased susceptibility to infection. So obvious सी बात है, इसकी साइड इफेक्ट क्या होगा कि एक्चुअली में जब हम कीमोथेरेपी ड्रग यूज़ करते होते हैं ना, तो कीमोथेरेपी ड्रग क्या करता है कि हमारे कैंसरस सेल्स के डीएनए कंटेंट को डबल नहीं होने देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो पावरफुल ड्रग होते हैं कीमोथेरेपी, कभी कभी हमारे हेल्दी नॉर्मल सेल के डिवाइडिंग सेल्स को अच्छे से नहीं होने देते हैं। ऑब्वियस ही बात है ना, डे टू डे लाइफ में आप जानते हो कि हेयर फॉलिकल्स हमेशा सेल्स डिवाइड करते हैं, स्किन्स के, स्टमक के, इंटेस्टाइन के, हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स ऐसे ऑर्गन्स है, वेरियस ऐसे स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे हमेशा क्या होते हैं, सेल डिवीज़न होते ही रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कीमोथेरेपी जब एक कोई पेशेंट यूज़ करता है ना, तो कैंसरस सेल का तो ग्रोथ रोकता ही है, साथ साथ ये कीमोथेरेपी का क्या करता है कि हमारे नॉर्मल सेल का जो ग्रोथ है ना, उसमें भी बाधा डाल देता है। तो जैसे ही वो बाधा डालता है तो क्या होता है कि हमारे बाल का ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, जिसके कारण से हेयर हमारे झड़ने लग जाएंगे, नोजिया होंगे, वोमिटिंग होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि ये बोन सेल को भी डिवाइड नहीं होने देगा। तो जब बोन सेल डिवाइड ही नहीं होंगे तो बोन मैरो कैसे बनेगा, और बोन मैरो जब नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड बनेंगे कैसे। तो आप देख सकते हो कि एक कीमोथेरेपी को यूज़ करने के बाद कितने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसीलिए कीमोथेरेपी को यूज़ करने से पहले डॉक्टर्स बहुत बार सोचते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन को पेशेंट को बता दिया जाता है, देन आफ्टर कॉम्प्लिकेशन को चलाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी पेशेंट में कैंसरस फर्स्ट सेकेंड स्टेज में चले गए हैं, थर्ड स्टेज में जा रहे हैं, तो उस केस में कीमोथेरेपी देना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना वो पेशेंट का क्या होता है कि कैंसर एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड करता है, दैट इज कॉल्ड अ मेटास्टेसिस बोलते हैं। जब कैंसरस को एक बॉडी पार्ट्स में होता है और वहाँ से विद द हेल्प ऑफ ब्लड, विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, विद द हेल्प ऑफ लिम्फ नोड, वो एक जगह से कैंसरस सेल दूसरे जगह स्प्रेड करने लग जाता है। लेट सपोज कि मुझे क्या मतलब कि लेट सपोज किसी एक पेशेंट्स को टेस्टिकुलर कैंसर है, टेस्टिस में कैंसर है, तो जब ये लंबे समय तक छोड़ दिया जाएगा ना, तो कैंसर से ये आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है ये टेस्टिस से लंग्स कैंसर कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? लीवर कैंसर्स हो सकते हैं, मतलब कि मेटास्टेसिस करते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि कैंसर एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड कर करके दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेटास्टेसिस। समझ में आ रहा है? तो कैंसर जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले हो जाते हैं, क्रॉनिक वाले हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेटास्टेसिस करने लग जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड करने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड,
विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ लिम्फ नोड। क्या बात आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आए? तो ऑब्वियस ही बात है, ये ग्रोथ ना हो, ये एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड ना करे, उस स्प्रेड को चेक पॉइंट करने के लिए, चेक रोकने के लिए वी यूज अ कीमोथेरेपी ड्रग। और जब कीमोथेरेपी ड्रग हम यूज करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो कि आप लोगों ने अभी देख लिया, ठीक है। तो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नोजिया होंगे, वोमिटिंग होंगे और न जाने बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको देखने के लिए मिलेगा। हेयर लॉस होगा, फैटिक होगा, एनीमिया होगा, जाहिर सी बात है ब्लड की कमी है उसमें, तो थकावट भी होगी, फैटिक होगा, थोड़ा सा काम करेगा उसे थकावट जैसी फीलिंग होगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट रिजिमेन। क्या हो रहा है कि कीमोथेरेपी इज ऑफन गिवन इन साइकिल with periods of treatment followed by periods of rest to allow the body to recover. The specific regimen depends on the type and stage of cancer, the drug used and the patient overall health. तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कीमोथेरेपी हम रेगुलर बेसिस पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे चलाएंगे तो हो सकता है कि पेशेंट टॉलरेट ना कर सके और उसके बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे और हो सकता है कि वो कैंसर से ना मर के कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से वो मर जाए। तो इसीलिए पेशेंट में कीमोथेरेपी हम रेगुलर बेसिस पे नहीं चलाते हैं, इसके साइकिल फिक्स किए जाते हैं कि हाँ 1 सप्ताह चलेगा, फिर 2 सप्ताह रुकेगा, फिर आफ्टर हम कीमोथेरेपी चलाएंगे, फिर 2 सप्ताह रुकेंगे, फिर कीमोथेरेपी चलाएंगे। तो इस तरीके से साइकिल में हम कीमोथेरेपी को चलाते हैं ताकि पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन कीमोथेरेपी से कम आए। यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोगों को। लास्ट है हमारा गोल ऑफ कीमोथेरेपी। आखिर कीमोथेरेपी का गोल क्या होता है? सो देखो, क्यूरेटिव तो होगा ही, कंट्रोल करेंगे कैंसरस सेल्स को, और पैलिएटिव भी होगा। क्यूरेटिव का मतलब है टू एलिमिनेट कैंसर एंड अचीव अ क्योर। कैंसर को एलिमिनेट करना अपने बॉडी से और क्योर करना कैंसर से। कंट्रोल है टू श्रिंक ट्यूमर एंड कंट्रोल कैंसरस ग्रोथ एंड स्प्रेड। जो कैंसर स्प्रेड हो रहा था एक जगह से दूसरे जगह हिमेटोजिनस पाथवे से, हिमेटोजिनस पाथवे का मतलब होता है ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू अगर फ्लो मतलब एक जगह से कैंसर दूसरे जगह स्प्रेड हो रहा है तो उस स्प्रेड को रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीमोथेरेपी। जो कैंसरस या ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो साइज में बड़े हो रहे हैं उसके साइज को श्रिंक करने में, कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में पैलिएटिव। तो कीमोथेरेपी इज अ कॉर्न स्टोन्स ऑफ अ कैंसर ट्रीटमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, फाइनली मैंने कीमोथेरेपी के बारे में आपको डिटेल से सब कुछ बता दिया। होप सो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए एक लाइक और सपोर्ट तो बनता है दोस्त, ठीक है। ये सारा का सारा एफर्ट आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, ये सारा का सारा एनर्जी आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इस सपोर्ट को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो आगे बढ़ते हैं हम। दैट इज कॉल्ड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देखो, अपने फार्माकोलॉजी का आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि मैं जो भी फार्मा में आपको टर्म्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब डिटेल में लिख के बता रहा हूँ आपको। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट आपको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको फर्दर आगे टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो। तो टॉपिक्स में फर्दर आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो प्रॉब्लम्स को यहीं पे शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जब हम कीमोथेरेपी ड्रग यूज़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कीमोथेरेपी के बारे में आप इतना तो जान रहे होंगे पहले से। तो जब हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त ना आपको मज़ा आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, रियल मीनिंग ऑफ द कीमोथेरेपी। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्या होता है? तो ऐसे फार्माकोलॉजी हम जो क्लिनिकल पर्पज से यूज़ करते हैं, पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को अच्छा करने के लिए, पेशेंट के इल कंडीशंस को कम करने के लिए और पेशेंट को डिजीज फ्री कंडीशन पहुंचाने के लिए। कभी कभी ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं फॉर अ डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एज वेल एज और भी अदर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम फार्माकोलॉजी को। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या बोल रहा है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अ फार्माकोलॉजी focused on the application of pharmacological principle and methodologies to the care of the patient, है ना। तो पेशेंट के केयर के लिए यूज़ किया जाता है। It involves the study of drug and other effect in clinical settings aiming to optimize drug therapy and improve patient outcomes। तो पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव भी करने में ये मदद करते हैं, ठीक है। तो इन बहुत सारे इसके की एरियाज़ हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के। जैसा पहला है हमारा ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स जो आपको पता है, तीसरा है
एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हमारे बॉडी में वो क्या करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो। चौथा ड्रग इंटरेक्शन, पांचवा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, पेशेंट एजुकेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो ये सारे जो हैं आपके की एरियाज़ हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के, मतलब इतने सारे फील्ड हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के। तो पहला क्या कह रहा है, ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, ये क्या होता है वो समझते हैं। डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअलाइज्ड ड्रग ट्रीटमेंट प्लान्स बेस्ड ऑन अ पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड कंडीशंस। सो वेट अ मिनट, एक्चुअली में जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है ना, मैंने रियल बेस आपको बता दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जब ये सारे की एरियाज़ को क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे ना, तो डैम श्योर गारंटी अब आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट्स आपको समझ नहीं आएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये जो है पॉइंट्स को एक बार आप रीड आउट कर लोगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का क्या है। तो मॉनिटरिंग करना, लेट सपोज कि अगर मैं किसी पेशेंट को ड्रग दे रहा हूँ, तो मैं उस ड्रग को जब पेशेंट को दे रहा हूँ तो उस ड्रग का मुझे सारा कुछ पता होना चाहिए कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, और अगर वो पेशेंट पे एडवर्स इफेक्ट करेगा तो इसके काट क्या होंगे, मतलब कि हमें अगर उसमें ये रिएक्शन दिख जाएगा तो इसका एंटीडोट क्या होगा। तो ये सारा चीज़ पता होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। एक ड्रग किसी पेशेंट को जब हम दे रहे हैं तो वो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो यही सारा पॉइंट्स को लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पीडीएफ को रीड कर सकते हैं, ये आपके सामने है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से अपने नोटबुक में इसको नोट करके आराम से पढ़ सकते हैं। सारा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन करा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फार्मेसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। फार्मेसी क्या होते हैं? तो एक्चुअली में फार्मेसी का मतलब क्या होता है कि मेडिसिन को प्रिपेयर करना, डिस्पेंसिंग करना एंड मैनेजिंग मेडिकेशन, ये तीन काम होते हैं फार्मेसी में। तो देखो क्या लिखा है, फार्मेसी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्रग, डिस्पेंसिंग द ड्रग and managing medication. It encompasses various aspects related to drug therapy and patient care. The key area of the pharmacy include, क्या क्या की एरिया इसमें है? तो पहला क्या बोल रहा है कि मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। मेडिकेशन डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है समझिए। कह रहा है क्या, द प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग को बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, that is called a dispensing. The preparation and distribution of medication based on prescriptions. किस पे? Based on prescriptions. Prescriptions कहने का मतलब है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, अगर वो प्रिस्क्रिप्शंस दे के भेजते हैं फार्माकोलॉजी सेंटर में कि आपको, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शंस बना के भेजे जाते हैं कि आपको पैरासीटामोल जो है वो 500 mg के, 700 mg के बनाने होंगे। तो एक्चुअली में फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होते हैं वो अपनी ड्रग तो बनाते हैं, लेकिन ऑन डिमांड ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ उसके डिमांड पे भी ड्रग को बनाए जाते हैं। कई बार डोज को या तो कम करके बनाया जाएगा या तो डोज अकॉर्डिंग टू पेशेंट। सपोज मेरे पास एक पेशेंट है, उसको नॉर्मल 500 mg ऑफ पैरासीटामोल दे रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। उससे कम डोज वाला पावर का जो ड्रग चाहिए, मुझे कुछ ऐसा रेंज चाहिए जिसमें कुछ और डिसइंटीग्रेशंस वाली चीज़ें मिल जाएँ, जैसे पैरासीटामोल ड्रग के साथ साथ कुछ ऐसा कुछ और कंबाइंड हो जाए ताकि वो बेनिफिशरीज भी हो और पैरासीटामोल जो काम करना है वो काम भी कर सके। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स नीड, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि आप इस तरीके से ड्रग, मुझे इस तरीके का ड्रग चाहिए, आप प्लीज़ मुझे इस तरीके से ड्रग आप प्रोवाइड करो। तो वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करके बताएंगे और बाकी का सारा प्रिपेयर करना, मैन्युफैक्चर्स करना और डिस्पेंसिंग करना, ये सारा का सारा काम फिर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बड़े बड़े उनके पास ये सारा काम होता है। ठीक है, तो मेडिकेशन डिस्पेंसिंग का समझ में आया आप लोगों को? तो क्या कह रहा था, द प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन किस पे? बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, दिस मेडिकेशन डोजेज एंड इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से ही बनाएगा। सेकेंड है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी तो आपको पता ही है,
द स्टडी ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, तो याद रखिएगा इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स, कि दवा का इफेक्ट्स मेरे बॉडी पे कितना अच्छा कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट देखेंगे, एंड इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फार्माकोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट, ठीक है, यूज दिस नॉलेज टू ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी। तो ड्रग थेरेपी एक्चुअली में कैसे दिया जाएगा एक पेशेंट को, तो फार्माकोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट ये दोनों मिलके ये सारा मेडिसिन किस तरीके से कितना डोज का कैसे प्रिपेयर करना है ये सब ये लोग डिसाइड करते हैं। थर्ड है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या होते हैं, एंड फोर्थ वन इज अ फार्मास्यूटिकल केयर। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या कह रहा है, अ ब्रांच ऑफ अ फार्मेसी फोकस्ड ऑन पेशेंट केयर। तो जाहिर सी बात है क्लिनिकल का मतलब ही हो गया कि पेशेंट के हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट के प्रॉब्लम डिजीज इलनेस के हिसाब से बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी, बड़े बड़े फार्मासिस्ट क्या करते हैं, ड्रग को मैन्युफैक्चर्स करते हैं ताकि उसके डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके फार्मेसी के। तो अलग अलग की एरियाज़ हैं फार्मेसी के, ये आप भी इस पॉइंट को अच्छे तरीके से एक बार देख लें और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके बाद समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ द वेट अ मिनट, हाँ, तो व्हाट इज़ द की एरियाज ऑफ अ फार्मेसी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फार्मास्यूटिकल केयर देख लिए क्या बोल रहा है, द प्रोविजन ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड सर्विस टू अचीव स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक आउटकम्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट, दिस इन्वॉल्व्स असेसिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी। तो जाहिर सी बात है वो जो ड्रग बनाया है बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी तो होगी ना कि जो किसी पेशेंट पे अगर यूज़ होगा तो हाउ इट इज़ वर्किंग, किस डोज पे कितना काम करेगा, कितना इफेक्टिवली काम करेगा और कितनी इसकी इफिकेसी होगी, किस तरीके से पेशेंट पे अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस क्या होते हैं। वेट अ मिनट, एक मिनट, ये सारे के सारे अलग अलग ब्रांच है फार्मेसी के, है ना। आप चाहो तो आराम से इसको रीड कर सकते हो। देखो, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी क्या होते हैं कि जो कम्युनिटी लेवल पे फार्मेसी होते हैं, जैसे कि पहले मैं हॉस्पिटल फार्मेसी की बात बताता हूँ मैं। देखो सुनिए, focuses on medication management within hospital including the preparation and dispensing of medication, working with healthcare teams and managing drug therapies। आप देखना कि जब कोई आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, आप जाके डॉक्टर से मिलते हो, अपनी डिजीज़ कंडीशन को बताते हो, तो डॉक्टर आपको मेडिकेशंस लिखते हैं और कहते हैं कि जाइए हॉस्पिटल में फार्मेसी काउंटर है और वहाँ से आप दवा ले सकते हैं। तो जो हॉस्पिटल में फार्मेसी होते हैं, जो पेशेंट को डिज़ाइन करके मेडिकेशंस को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली देखना, जो हॉस्पिटल के मेडिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा डोज वाले नहीं होते, वो ऐसे डोज वाले प्रिपेयर्ड होते हैं कि कोई भी पेशेंट जब उस ड्रग को खाएगा तो साइड इफ़ेक्ट तो कम से कम नहीं होगा। बहुत रेयर कंडीशन होंगे कि साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसलिए आप देखना कि जो हॉस्पिटल में फार्मेसी सेटअप होते हैं वो जनरली बेसिकली जो मेडिकेशंस सप्लाई किए जाते हैं पेशेंट को, जो पेशेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, उस मेडिकेशंस की खास बात ये होती है कि सबकी डोज पावर कम की हुई होती है ताकि पेशेंट में किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन दिखने के लिए ना मिले। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ हॉस्पिटल फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करते हैं कि कम्युनिटी विजिट करके अपनी काउंटर को लगाते हैं, वो पब्लिक को मेडिकेशंस को बांटते हैं फॉर देयर बेनिफिशियरीज। कोई लोग बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो कभी कभी फ्री में भी मेडिकेशंस को काउंटर पे बांटते हैं, काउंटर लगा के, ताकि जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी हो गई या फिर ऐसे पेशेंट जैसे कि लेट सपोज वो पेशेंट टीबी से सफ़र कर रहा है, तो बड़े बड़े कम्युनिटीज़ एरियाज़ में कैंप लगा के कुछ मेडिकेशंस को फ्री करके और वो मेडिकेशंस को प्रोवाइड भी किया जाता है और ये टाइड अप होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कम्युनिटी फार्मेसी क्या बोल रहा है, involves providing pharmaceutical care in retail settings including advising patient on over the counter medications, managing prescriptions and offering health screening।
तो कम्युनिटी फार्मेसी में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो मेडिकेशन ही देगा। जब कोई पेशेंट उसके पास आएगा, कम्युनिटी में विजिट करेगा, तो उनको जो है केयर इन रिटेल सेटिंग इंक्लूडिंग एडवाइजिंग पेशेंट को एडवाइस करेंगे ओवर द काउंटर, मेडिकेशंस तो देंगे ही देंगे और मैनेजिंग प्रिस्क्रिप्शंस भी बना के उसको देते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि कम्युनिटी लेवल पे जो फार्मेसी सेटअप होते हैं, छोटे छोटे गांव कस्बे में जब जाओगे तो वहाँ पे कम्युनिटी सेटअप करके बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉट ए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो डिजीज़ से इल सफरिंग पर्सन है उसके लिए, जो पुअर पीपल हैं उसके लिए मेडिकेशंस, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस काफ़ी कम कॉस्ट में या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कई बार सेमिनार लगा के दिए जाते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब क्या होता है? इंश्योरिंग दैट मेडिकेशंस कंपनी विथ लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, दिस इंक्लूड्स ओवरसीइंग द अप्रूवल, लेवलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अ ड्रग। तो रेगुलेटरी अफेयर्स सिंपल सी बात है कि जो ड्रग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो प्रॉपर लेमिनेशन, लेवलिंग, मार्केटिंग जो कर रहे हैं ड्रग का, वो प्रॉपर तरीके से काम है या नहीं आ रहा। एक मिनट, so now we are talking about the next topic that is called a toxicology. so नाम से पता चल रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो मेडिसिन जो आप कंजम्पशन कर रहे हो उसकी टॉक्सिक क्राइटेरिया क्या है। मतलब क्या है कि जब हम कोई एक दवा खा रहे हैं तो उसका हो सकता है कि कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी पे हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ टॉक्सिकोलॉजी। तो जब हम टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम एक मेडिसिन की जब कंजम्पशन करते वक्त उसके एडवर्स इफेक्ट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड, आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, सब्सटेंसेस और फिजिकल एजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस पार्टिकुलर मेडिकेशंस को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो मेडिकेशंस हो सकता है कि उस लिविंग सिस्टम पे, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कुछ एडवर्स इफेक्ट डालती हो। जाहिर सी बात है हर एक मेडिकेशंस ज़रूरी नहीं है कि आपके थेरेप्यूटिक वैल्यू के लिए ही काम आए। कुछ मेडिकेशंस क्या होते हैं कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं, या तो हो सकते हैं कि उस ड्रग की वैल्यू आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है कि वो ड्रग का प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में नहीं हो पाया है। दैट इज़ द मेन काउज। हो सकता है कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एज इट इज़ वो ड्रग की क्वांटिटी स्टे करके रह गई हो। तो जब एक ड्रग हमारे ब्लड वेसल्स में या फिर हमारे ऑर्गन्स में एज इट इज़ स्टे करके रह जाती है, उसकी मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाती है, तो जब जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाएगी तो वो ड्रग हमारे एक्सक्रीशन होके यूरिन से बाहर नहीं निकलेगी, वो एज इट इज़ हमारे बॉडी में मेंटेन करके वो ड्रग की क्वांटिटी रह जाती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो ड्रग जो है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक्स हो सकते हैं, है ना। तो वही है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग how toxins can cause harm, how they interact with biological system and how they can be managed or mitigated. Key areas of toxicology include क्या क्या include करते हैं। तो बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी जो है हमारा, टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, सब्सटेंसेस और फिजिकल एजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किस किस चीज़ पे फोकस करता है? तो ये फोकस करता है कि जो हमारा टॉक्सिन्स जो मेडिकेशंस के कारण बना है वो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट डालेगा, उसकी क्या एडवर्स इफेक्ट होगी हमारे बॉडी पे। तो इसके कुछ की एरियाज़ हैं टॉक्सिकोलॉजी के। पहला क्या है हमारा कि मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। तो मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी में आप देखिए ज़रा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा कि इन्वेस्टिगेशन हाउ टॉक्सिन काउज डैमेज एट द सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल। तो याद रखना है जो दवा आप कंज्यूम किए हो वो मेडिकेशंस हो सकते हैं कि आपके सेलुलर लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे, आपके सेल लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो, वो ड्रग अपनी टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हो जिसके कारण से सेलुलर लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे डैमेज कर रही हो, ठीक है। इंक्लूडिंग इंट्रैक्शन विथ एंजाइम, रिसेप्टर्स और डीएनए। मतलब कहने का मतलब सिंपल आप ये समझ लो कि जब एक पार्टिकुलर ड्रग को आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो ड्रग की कुछ ना कुछ हो सकती है कि साइड इफ़ेक्ट हो।
तो वो ड्रग हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करती है। जिस ड्रग की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, वो ड्रग हमारे बॉडी में स्टे करके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। वो हमारे बॉडी में रह के एडवर्स इफेक्ट शो करती है। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई मेडिकेशंस जब आप लेते हो तो उसके एडवर्स इफेक्ट में दो चीज़ कॉमन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग दो ऐसी चीज़ है जो हर एक मेडिकेशंस के साथ कॉम्प्लिकेशन ये दिखने के लिए मिलती है। तो जब कोई ड्रग कोई पेशेंट कंज्यूम करती है तो उसके एडवर्स इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होंगे। तो वो एडवर्स इफेक्ट देखा जा रहा है कि क्या पूरे ऑर्गन लेवल पे है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, या फिर सेलुलर लेवल पे है। अगर सेलुलर लेवल पे होगा तो जाहिर सी बात है कि सेल में मौजूद जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जो हमारा डीएनए होगा, तो हो सकता है कि वो टॉक्सिसिटी ऑफ दैट ड्रग काउजेस, वो हमारा जो सेल के अंदर में डीएनए उसमें कुछ माल फॉर्मेशन हो जाए, डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाए, डीएनए जो आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है और आरएनए जो प्रोटीन में कन्वर्जन हो रहा है, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो देख सकते हो कि एक ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण से कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं। सेलुलर लेवल पे भी हो रहे हैं, जो कि हमें डे टू डे लाइफ में पता नहीं चल पाते हैं। इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशंस को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि एक ड्रग हो सकता है कि आपके सेलुलर लेवल पे वो डैमेज कर रही हो। और सेलुलर लेवल का कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पाए जाने वाले डीएनए और सेल के अंदर पाए जाने वाले बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हमारे बॉडी में डेली की एक्टिविटी को करते हैं, हो सकता है कि वो एंजाइमल एक्टिविटी को भी हैम्पर कर दे। तो जो ड्रग आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो सेलुलर लेवल पे कितना डेंजर हो सकते हैं। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ठीक से नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस ठीक से नहीं होगा, कुछ वेरिएशन दिखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे जेनेटिक लेवल पे, या फिर हमारे सेल के अंदर बहुत सारे जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर तरीके से एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो जब प्रॉपर तरीके से एंजाइम काम नहीं करेगा तो सेलुलर मैकेनिज्म अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। तो देखो एक टॉक्सिसिटी कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है। इवन ऑल्दो कभी कभी तो ये होता है कि ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण से कोई ऑर्गन भी फेलियर हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करने के कारण से लीवर फेल हो गई, किडनी फेलियर हो गई। तो सेलुलर लेवल से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक टॉक्सिसिटी के कारण से हैम्पर होती है, समझ रहे हो। तो किसी भी ड्रग को आप अगर यूज़ कर रहे हो ना, तो उसका प्रॉपर तरीके से आप यूजेस, डिसयूजेस, एडवर्स इफेक्ट सब चीज़ के बारे में जान के किसी भी मेडिकेशंस को यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बिना प्रिस्क्रिप्शंस के हमें कोई भी दवा को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर को पता होता है अच्छे तरीके से कि कौन दवाई का कितना एडवर्स इफेक्ट आपके बॉडी पे कितना हो सकता है और क्या करा सकती है। और अगर एडवर्स इफेक्ट होगा तो डॉक्टर के पास उसका अलग से कार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीडोट होते हैं उसके पास, ताकि आपके बॉडी में जो टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो रहे हैं उसको मैनेज किया जाए। तो आप देख सकते हैं इन जनरल आप काउंटर पे चले जाते हो और जाके अपने मन से कोई भी ड्रग को लेते हो और कंज्यूम कर लेते हो। सो प्लीज़ अवॉइड इट। आप प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शंस करा के जो मेडिकेशंस लेते हो, दैट इज़ मच बेटर। तो इसीलिए किसी भी दवाई को आप इसी तरीके से लेके ना खाओ। हो सकता है कि वो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दे एंड दैट विल लीड्स टू द वेरी क्रिटिकल कंडीशंस। हो सकते हैं कोई ऑर्गन भी खोना पड़ जाए आपको। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स। जो हमारा जो टॉक्सिक्स प्रोडक्ट्स है उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? स्टडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ड्रग्स। जाहिर सी बात है ड्रग्स हमारा टॉक्सिन्स की तरह काम कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो भी तो आपके लिए डे टू डे लाइफ के लिए टॉक्सिसिटी है। हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एंड नेचुरल टॉक्सिन्स, ये सब के सब जो है आपके एक तरीके के टॉक्सिकेंट्स के टाइप ही हैं। ठीक है, आप डे टू डे लाइफ में उसको बॉडी के अंदर ले तो रहे हो ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ले रहे हो या ड्रग के फॉर्म में ले रहे हो। थर्ड है हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रिस्पॉन्स, जो आप ड्रग का डोज ले रहे हो, सपोज मैं पैरासीटामोल 500 mg अगर ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अ डोज। तो ड्रग डोज रिलेशनशिप में क्या कह रहा है, वेट अ मिनट,
Analyzing the relationship between the dose of a toxins and the severity of its effect, which helps in determining safe exposure level and threshold for harm. मतलब कि मेडिकेशंस का वो एक रेंज जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल हो, उससे ज़्यादा डोज हो सकता है कि आपके बॉडी के लिए डेंजरस हो, हार्मफुल हो, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी में, हो सकते हैं। तो इसीलिए आपका प्रॉपर डोज ऑफ ड्रग रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप लेट सपोज कोई एक एंटीबायोटिक खा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अ लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन 700 मिलीग्राम के भी आते हैं, 500 मिलीग्राम के भी आते हैं। तो हो सकता है कि कोई पेशेंट 700 mg वाले खा ले रहे हैं और उसके बॉडी में वो एडवर्स इफेक्ट कर दे रहा है, जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग। तो मेडिकेशंस का प्रॉपर डोज होना ज़रूरी है, वरना इट लीड्स टू अ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस इन योर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही समझो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वो तो क्या हो सकता है, मेटाबोलाइजेशन जब होगा तो वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके का होता है। तो सारा का सारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लीवर करता है, लगभग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो ड्रग आपने खाया वो ड्रग आपके इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, या फिर स्टमक से होते हुए हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से होते हुए लीवर में जाएगा, और लीवर में वो ड्रग जाके प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगी उस दवा की। समझ रहे हो मेरी बात। एग्जामिनिंग हाउ द बॉडी मेटाबोलाइजेज एंड ट्रांसफॉर्म्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस which can affect their toxicity and the body's ability to eliminate them. Suppose you are consuming a drug that is called a paracetamol of a 500 mg. When you are intaking the paracetamol of a 500 mg, it will goes into your stomach, it will disintegrate and dissolve into the bloodstream. As we can say कि before going to the bloodstream, it will goes to the liver via the पोर्टल हेपाटिक सिस्टम। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से जैसे ही लीवर के पास वो मेडिकेशन जाता है, तो वो लीवर क्या करते हैं कि हेपाटिक वेन से सुपीरियर वेना कावा से होते हुए हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में वो ड्रग जाएगा ब्लड के थ्रू। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद प्रॉपर चेकिंग्स या डीऑक्सीजनेशन जो होगा, तो ऑक्सीजनेशन होगा लंग्स में, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो ब्लड जिसमें ड्रग कंपोनेंट है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, एंड वाया लेफ्ट एट्रियम इट विल गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एंड वाया लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल फर्दर गोज एंड मूव्स इनटू द अरोटा, और अरोटा से पूरा का पूरा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से ड्रग ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बॉडी में। समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मेरी बात समझिए, या मैं क्या करता हूँ, मैं उसको आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, समझेंगे इस बात को। सपोज आपने एक टैबलेट खाया पैरासीटामोल 500 mg। देखेंगे इधर ध्यान से, पैरासीटामोल 500 mg आपने क्या किया, ओरल मेडिकेशंस को लिया। ये इसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में जाएगा, एंड वाया स्टमक में जाएगा, और स्टमक से जाने के बाद फिर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो ड्रग। ठीक है, ड्रग पैरासीटामोल जो आपने खाया वो आप देख सकते हो यहाँ तक पहुँच गया। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जाएंगे किस में, लीवर में जाएंगे ड्रग।
कुछ ड्रग स्टमक से डायरेक्ट लीवर में चले जाते हैं और कुछ ड्रग जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में जाते हैं। तो मान लो कि ये दोनों से गया किस में, लीवर में गया, वाया विच दैट इज कॉल्ड अ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से होते हुए लीवर में चला गया वो ड्रग। लीवर में जैसे ही वो ड्रग जाएगा तो लीवर में क्या होगा, मेटाबोलाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है कि लीवर क्या करता है कि सारा का सारा ड्रग को किस में डाल देगा, हेपाटिक वेन में। और वो ड्रग हेपाटिक वेन से होते हुए इन्फीरियर वेना कावा, यानी नीचे है तो हमारा इन्फीरियर वेना कावा से होते, इन्फीरियर वेना कावा या फिर आप डाल सकते हो सुपीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट के राइट एट्रियम में चला जाएगा और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ड्रग जाएगा एंड वाया द राइट वेंट्रिकल्स इट विल फर्दर मूव इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से वो मेडिकेशंस ब्लड में सर्कुलेट होते हुए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिलेगा और ऑक्सीजनेशन मिलते के साथ ही वो ड्रग अभी भी वाया पल्मोनरी वेन, किससे, एक मिनट, पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जाएगा एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ड्रग अरोटा में जाएगा और अरोटा से होते हुए कहाँ जाएगा, ग्रेटर आर्टरीज में जाएगा और ग्रेटर आर्टरीज से होते हुए स्मॉलर आर्टरीज में जाएगा और स्मॉलर आर्टरीज से होते हुए आर्टेरियोल्स में जाएगा और वो ड्रग आर्टेरियोल से होते हुए आर्टरी में जाएगा और आर्टरी से होते हुए पूरा का पूरा ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन को वो ड्रग मिलेगा। और ख़ास करके देखो जो दवाई आपने खाया वो सब ऑर्गन के पास गया है। जो मैंने मेडिकेशन पैरासीटामोल खाया वो लीवर हमारे ब्रेन के पास भी गया, हमारे स्टमक में भी गया, हमारे पेनक्रियास सभी जगह जाएंगे, लेकिन वर्क वहीं करेंगे जो टारगेट सेल्स होंगे, ठीक है। तो जो टारगेट ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे काम करेगा। टारगेट ऑर्गन के पास ये ड्रग जाके वहाँ पे जाके ड्रग क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लड आप देख सकते हो, एक मिनट, हाँ, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा किस तरीके से ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है। मेटाबॉलिज्म कहाँ हुआ, लीवर में हुआ, तो यही साइट हुआ क्या, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो लीवर एक ऐसा साइट है जहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन दिखने के लिए मिलता है। बात समझिएगा, जो टिश्यू ऑर्गन के पास जाएगा, सपोज दिस वन इज द टिश्यू ऑर्गन, ठीक है। तो ये आया ड्रग के मॉलिक्यूल्स, एक मिनट, ड्रग मॉलिक्यूल्स आए, ये टारगेटेड सेल है जहाँ पे मेडिसिन को काम करना है, या फिर टिश्यू बोल सकते हो। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, ये ड्रग इससे बाइंड करेगा इस रिसेप्टर से, और जाके ये मेडिकेशन जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और स्टोर होके क्या करेंगे कि काम करते रहेंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी ड्रग की टिश्यू में स्टोरेज, तो फिर वो क्या करेगा, इस टिश्यू क्या करता है, वापस ये यहाँ से निकाल के ब्लड वेसल्स में भेज देता है। किस में भेज देगा, सपोज दिस वन इज द ब्लड वेसल,
तो ड्रग को किस में डाल देगा, ब्लड वेसल्स में डाल देगा। और ब्लड वेसल्स होते हुए वापस ब्लड वेसल्स में जैसे ही डालेगा तो फिर से मेटाबोलाइट्स अगर होना होगा तो लीवर के पास जाएगा, और अगर एक्सक्रीशन होना होगा तो यहाँ से एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा पाथ है कि पैरासीटामोल एक 500 का mg खाया ओरली, इसोफेगस में गया, देन आफ्टर इट गोज टू द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ ड्रग स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं लीवर में, और कुछ ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में एब्जॉर्ब होते हैं वाया द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। जैसे ही लीवर में गया तो मेटाबॉलिज्म हुआ ऑफ दैट पार्टिकुलर ड्रग। उसके बाद हेपाटिक वेन से होते हुए इन्फीरियर वेना कावा या फिर सुपीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, ग्रेटर आर्टरीज, स्मॉलर आर्टरीज, आर्टरीरियोल्स, आर्टरी से होते हुए ऑर्गन्स में जाएगा, टारगेटेड ऑर्गन्स में जाके वर्क करेगा, और वो ऑर्गन पे काम करने के बाद वो जो ड्रग होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड करके अंदर जाके कुछ देर के लिए स्टोर हो जाते हैं। जब जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम करता रहेगा, और बाद बाकी जो एक्स्ट्रा ड्रग बचेंगे वो उसको निकाल के वापस ब्लड वेसल्स में भेज देगा, और वो ब्लड वेसल्स से होते हुए हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होके बाहर निकल जाएगी वाया द किडनी। तो ये सारा पूरा मैकेनिज्म आपको ध्यान देना अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ में आया? लाइक तो बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट आप देख लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके बाद। तो ये टॉक्सिकोलॉजी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये मैंने समझा दिया। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। डिफिनेशन पढ़ोगे तो समझ खुद आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या बोल रहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू डायग्नोस, याद रखना, टॉक्सिकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू डायग्नोस या फिर ट्रीट एंड मैनेज पॉइजनिंग एंड ओवरडोज केसेस इन क्लिनिकल सेटिंग। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या हुआ कि एक ये हमारा जो एप्लीकेशन है टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल, ये डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट और मैनेजिंग। जैसे सपोज कि किसी ने क्या किया कि अचानक से बहुत सारा स्लीपिंग पिल्स लिया, सोने वाली दवाई लेके, बहुत सारा दवाई लेके वो अचानक से वो खा लिया, या फिर दवाई को मारने वाला जो ड्रग्स होते हैं ना वो खा लिया, या फिर कोई पेस्टिसाइड्स को पी लिया, या फिर कुछ ऐसा हार्मफुल ड्रग्स जो कि लार्जर क्वांटिटी में उसने खा लिया। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी उस पेशेंट को डील करते हैं कि जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट में ड्रग खा लिया जो कि उसके बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले, तो उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो ओवरडोज या फिर पॉइजनिंग का केस हो, केसेस इन क्लिनिकल सेटिंग। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी क्या है, स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स ऑन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिलीज इनटू एयर्स, वाटर एंड सॉइल। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा केमिकल्स जैसे कि ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, जैसे कि हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं। तो ये सारे गैसेस जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और वो हमारे बॉडी पे एज इट इज़ अफेक्ट डाल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होते हैं कि अप्लाइंग टॉक्सिकोलॉजी इन लीगल कंटेक्स्ट टू इन्वेस्टिगेट पॉइजनिंग और ड्रग रिलेटेड डेथ। किसी का ड्रग से कोई डेथ हुआ है या फिर पॉइजन से डेथ हुआ है तो उस केस में हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इस टॉक्सिकोलॉजी को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी इज़ क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, क्रूशियल है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ and the environment by identifying and managing hazard associated with exposure to harmful substances and developing strategies to prevent and treat poisoning and toxic injuries। तो लेट सपोज कि अगर आपको पूरा टॉक्सिकोलॉजी के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है जो टॉक्सिसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस है, पॉइजनिंग का केस है या कोई ऐसा मेडिकेशन का उसने यूज़ कर दिया जो उसके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया है, तो आप उस पेशेंट को बचा सकते हैं, आप उस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं,
आप उस पेशेंट को खतरे से बाहर निकाल सकते हैं विद द अप्लाइंग नॉलेज अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी। सो आई होप सो इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड अ जनरल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं जो आपको इसमें कवर करने हैं, जनरल फार्माकोलॉजी एंड सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी। तो देखिए जनरल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जनरल फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू drug and their effects on biological system. It covers the basic science of how drug interact with the body and how the body interact with drug. तो जाहिर सी बात है एक ड्रग हमारे बॉडी के साथ कैसे इंट्रैक्शन दिखाती है और हमारी बॉडी उस ड्रग के रिस्पॉन्स में कैसे रिएक्शन दिखाती है, ये सब के सब हम जनरल फार्माकोलॉजी में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, और वो ड्रग जो हम लोगों ने कंज्यूम किया है वो हमारे बॉडी पे या बायोलॉजिकल सिस्टम पे कैसे अफेक्ट दिखाते, ये सब हम जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो की एरियाज ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी क्या है, तो पहला है ड्रग की क्लासिफिकेशन। क्या कह रहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स आई हैव ऑलरेडी टीच्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम, सो मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 पे ड्रग क्लासिफिकेशन देखो क्या हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स, थ्योरेप्यूटिक यूजेस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दिस इंक्लूड्स कैटेगरीज सच एज एनाल्जेसिक हो सकते हैं, मतलब पेन किलर, एंटीबायोटिक हो सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो सकते हैं एंड मेनी मोर। आप देख सकते हो ना, हर एक ड्रग का अपना अपना क्लासिफिकेशन है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आप जब पढ़ोगे तो उसमें कोई एक ड्रग नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ ड्रग्स लिस्टेड होते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में बहुत सारे ड्रग्स इंक्लूडेड हैं। एंटीबायोटिक्स भी बहुत बड़ा ब्रांच है, उसके अंदर भी बहुत सारे मेडिकेशंस हैं। तो ड्रग की एक क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर में आते हैं। फार्माकोकाइनेमेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर्स में। 4th नंबर है हमारा दैट इज कॉल्ड अ ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग कैसे इंट्रैक्शन करती है हमारे बॉडी के साथ। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती है हमारे, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ये मैंने बता दिया है। थ्योरेप्यूटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट भी आपको मैंने बता दिया है। ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस क्या होता है वो समझिए। देखिए पहले ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में क्या बोल रहा है, एग्जामिनिंग हाउ डिफरेंट ड्रग में इंटरेक्ट विथ ईच अदर और विथ अदर सब्सटेंसेस अफेक्टिंग देयर इफिकेसी एंड सेफ्टी। देखिए ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब मान लो कि मैंने कोई एक ड्रग खाया और साथ साथ में कोई दूसरा ड्रग खा लिया, तो पहले वाले ड्रग खाया मैंने तो दूसरा ड्रग खाया, तो दूसरा ड्रग जो है ना पहले ड्रग के कारण से कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा। जैसे कि आप सुना होगा आप लोगों ने कि कैल्शियम की दवा और आयरन फॉलिक एसिड की दवा एक साथ नहीं खानी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, जब वो मेडिकेशन खाते हैं तो दूसरा मेडिकेशन काम नहीं करता है। तो दैट इज कॉल्ड अ ड्रग इंट्रैक्शन, कि एक ड्रग खा रहे हैं तो दूसरा ड्रग उसके रिस्पॉन्स में कैसा रिएक्शन दे रहा है। हो सकता है जैसे आयरन की टैबलेट खाते हैं और अलग से फॉलिक एसिड की टैबलेट खाते हैं, तो देखना जब भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस बनाते हैं, तो आयरन और फॉलिक एसिड ये दोनों की एक साथ लिखते हैं दवाई। क्यों लिखते हैं, क्योंकि पता है कि आयरन और फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है दोनों साथ मिलके। तो आप देख सकते हो ना कि एक ड्रग जो है वो पार्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, एक ड्रग के होने के कारण से दूसरा ड्रग का इफेक्ट अच्छा हो गया। कभी कभी केस में क्या हो सकता है कि एक ड्रग को यूज़ करने से दूसरे ड्रग का यूज़ कम हो जाता है हमारे बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड अ ड्रग इंटरेक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, वही टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है कि हमारे बॉडी में कितना डोज होना चाहिए ताकि प्रॉपर हमारी बॉडी रिएक्ट कर पाए। सपोज मुझे फीवर है और मैं पैरासीटामोल का टैबलेट खा रहा हूँ, मैं बार बार आपको पैरासीटामोल से इसलिए एग्जांपल रिलेट करके बता रहा हूँ ना, ताकि आप इस मेडिकेशंस का नाम जानते हो, इसलिए आपको आसानी होगी समझने में। सपोज़
मेरे को फीवर है और मैंने पैरासीटामोल खाया 100 mg का, कम पावर का था, कम डोज का था, मेरे बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं करा। लेकिन जैसे ही मैंने 500 mg खाया तो फीवर ठीक हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, डोज के कारण से हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स अच्छी होती है और कभी कभी ज़्यादा डोज होने के कारण से अच्छा इफेक्ट नहीं भी करता है। थेरेप्यूटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट देख लेना आप, ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, तो जनरल फार्माकोलॉजी यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, और ये हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी क्या कहता है हमारा कि सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग अफेक्ट द इंटायर बॉडी रैदर देन जस्ट लोकलाइज एरिया। ऐसा नहीं है कि मैंने सपोज मेरे को नी एरियाज़ में, घुटने में दर्द है, मैंने एक एनाल्जेसिक टैबलेट खाया जैसे कि DFC टैबलेट खाया, दैट इज़ कॉल्ड डिक्लोफेनैक खाया मैंने, और आफ्टर 1 और 2 आवर्स वो मेरा पेन सही हो गया। तो वो पेन सही हुआ तो एक पार्टिकुलर एरिया पे सही हुआ। तो सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी में एक पार्टिकुलर लोकलाइज एरिया का नहीं बात करता है, ये पूरा का पूरा बॉडी के बारे में बात करता है। जैसे कि आपके पूरे बॉडी में पेन है, फीवर जब होती है तो आपके बॉडी में पूरी बॉडी एक होती है, पेन होती है, तो जब आप पैरासीटामोल खाते हो तो पूरी की पूरी बॉडी की दर्द सही हो जाती है ना, थकावट जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई एक लोकलाइज्ड के बारे में नहीं होगा। देखो फिर से पढ़ लो कि सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग अफेक्ट द इंटायर बॉडी rather than just localized area. It examines the interaction between drug and various physiological system to determine their overall impact on health. की एस्पेक्ट इसका देख लीजिए क्या है। पहला ड्रग एब्जॉर्प्शन, दूसरा है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से बता रखा है, आप चाहे तो इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या कह रहा है कि हाउ ड्रग इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है ना कि जो आपने दवा खाया हुआ आपके ब्लड स्ट्रीम में कैसे गया है, वो इंटर किया है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जिस भी साइट से आपने ड्रग को इंटर किया अपने बॉडी के अंदर, चाहे वो इंट्रावेनस हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो सबलिंगुअल हो, चाहे वो इनहेलेशनल हो, चाहे वो टॉपिकल रीजन से हो, चाहे वो इंट्रामस्कुलर हो, चाहे वो इंट्राडर्मल हो, चाहे वो सबक्यूटिनियस हो, चाहे वो रेक्टल हो, चाहे आप कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो ड्रग का, डिपेंड करता है कि वो आपके ब्लड में डिजॉल्व हुआ है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी via blood stream to various tissue and organ. This involves understanding factors that influences drug distribution such as blood flow. डिपेंड करता है ना कि अगर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा है तो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से होगी। आपके बॉडी में ड्रग फ्लो मतलब कि ब्लड फ्लो ठीक से प्रॉपर तरीके से नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। आगे फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग डिटेल्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म देख लेना और ड्रग्स एक्सक्रीशन मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में आपको ये समझा रखा है। सिस्टेमिक अफेक्ट क्या होता है वो समझिए। सिस्टेमिक अफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, तो ये सारे पॉइंट्स जब आप पढ़ोगे ना, डैम श्योर गारंटी है सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे। सिस्टेमिक इफेक्ट क्या बोल रहा है? Understanding how drug exert effects throughout the body, including their interaction with various organs and systems. This involves studying the therapeutic and adverse effect of drug on different physiological system. तो जाहिर सी बात है कि जो आपने ड्रग खाया है ना, वो हमारे सिस्टम पे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है? फार्माकोकाइनेमेटिक्स इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी उस ड्रग के लिए कैसे इंटरेक्ट कर रही है। डायनेमिक्स में, फार्माकोडायनेमिक्स में कि वो ड्रग हमारे बॉडी में कैसे इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दोनों वो बात। सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ ड्रग्स वर्क विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द होल बॉडी, गाइडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द थेरेप्यूटिक स्ट्रेटेजी एंड हेल्पिंग टू प्रिडिक्ट एंड मैनेजिंग पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग इंटरेक्शन।
तो आई होप सो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे एंड होता है और आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी ये टॉपिक जो था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आई होप सो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेक अ लाइक एंड सपोर्ट एंड गिव अ कमेंट, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो फार्माकोलॉजी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आया क्या वो बेनिफिशियल है कि नहीं आपके लिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आपका प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना बनता है, उससे मुझे एनर्जी मिलेगी और भी काम अच्छा करने के लिए। आप लोग इस बात को समझो, अगर मैं लेक्चर्स को बना रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से बताओगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊँगा कि मैं जो आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉपर सफिशिएंट है या नहीं। आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या वो बेटर जा रहा है या नहीं, मेरे को भी तो पता चलना चाहिए ना। सो आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर करें, लाइक्स ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपना प्यार ज़रूर बताएं, सपोर्ट करें, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो बेस्ट है या कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी ये पूरी तरीके से ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग फार्माकोकाइनेमेटिक्स दैट इज़ कॉल्ड अ फार्माकाइनेटिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।